यूनिट 14 परिधान निर्माण एवं पैटर्न की उपयोगिता। इसका उपयोग टेलरिंग और फैशन डिजाइन में होता है। देखेंगे कि कैसे एक बुनकर एक लेखक की तरह धागों से पूरी की पूरी कहानी लिख देता है। तो सवाल यही है, क्या सच में धागे एक कहानी लिख सकते हैं? चलिए इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं और बुनाई की इस कला को एक लेखक की नज़रों से देखते हैं। समझिए, जैसे वो लाइन दर लाइन एक कहानी लिख रहा हो। तो इसे ऐसे समझिए, जो बुनकर है वो लेखक है, जो करघा है वो उसका खाली पन्ना, और धागे वो हैं उसके शब्द। अगर इस नज़रिए से देखें तो बुनाई का हर एक स्टेप कहानी लिखने के एक फैसले जैसा है। अब देखिए, कोई भी कहानी लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वर्णमाला, यानी अक्षर। बुनाई की दुनिया में ये वर्णमाला हमारे धागे ही तो हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक बुनकर अपने शब्द यानी धागे कैसे चुनता है। जरा सोचिए, जैसे सही अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं, ठीक वैसे ही सही क्रम में लगे धागे एक डिजाइन को शक्ल देते हैं। ये हमारी बुनी हुई कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है। ये बिल्कुल स्पेलिंग की तरह है। एक अक्षर भी अगर गलत जगह लग गया तो शब्द का पूरा मतलब बदल जाता है। वैसे ही अगर एक भी धागा गलत रंग का हुआ या गलत जगह पर हुआ तो पूरी डिजाइन का मतलब ही बदल सकता है। हर धागे का अपनी सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। और धागे की मोटाई और लंबाई चुनना, ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी कहानी के लिए सही फॉन्ट और स्याही चुनना। आखिरकार अगर शब्द ही साफ नहीं दिखेंगे तो कहानी पढ़ेगा कौन? यहाँ पर फर्क एकदम साफ साफ नजर आता है। सही धागे इस्तेमाल हुए तो कहानी एकदम साफ और मजबूत बनती है, और अगर गलत धागे चुन लिए तो कहानी उलझ कर रह जाती है। इससे ये पता चलता है कि सही शब्दों का चुनाव करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हमारे पास शब्द तो आ गए, लेकिन सिर्फ शब्दों से तो बात नहीं बनती। उन्हें जोड़ने के लिए व्याकरण यानी ग्रामर भी चाहिए। तो चलिए अब बुनाई की ग्रामर को समझते हैं। पैटर्न में जो ये समानता होती है ना, असल में वही बुनाई की ग्रामर है। ये वो नियम है जो कहानी को एकदम साफ और पढ़ने में आसान बना देता है। हर लाइन, हर पैटर्न एक अनुशासन में बंधा होता है। इस ग्रामर के बस 3 आसान से नियम हैं: सही माप, समानांतर लाइनें और लगातार चेक करते रहना। इन नियमों की वजह से कहानी बिखरती नहीं है, बल्कि और भी खूबसूरत हो जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो भी बुनकर के दिमाग में है वो बिना किसी गलती के कपड़े पर उतर आता है। एक साफ और सुंदर कहानी जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं रंगों की। रंगों को आप कहानी का भाव समझ सकते हैं। जैसे सही शब्द एक वाक्य में जान डाल देते हैं, वैसे ही सही रंग एक डिजाइन को जिंदा कर देते हैं। पता है, हर रंग कुछ कहता है। रंगों का सही क्रम, हल्के और गहरे के बीच का संतुलन, ये सब मिलकर ही तो कहानी को असरदार बनाते हैं। तो लीजिए, हमारी कहानी तैयार है, लेकिन अब उसे अच्छे से पेश करने का यानी प्रेजेंट करने का समय आया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी किताब के पन्नों को सजाया जाता है, उनकी फॉर्मेटिंग की जाती है। जैसे एक अच्छी किताब में मार्जिन का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही बुनाई में पैटर्न को बीच में रखना यानी सेंटर करना बहुत जरूरी है। इससे डिजाइन संतुलित लगता है और आंखों को अच्छा लगता है। तो एक डिजाइनर के लिए ये एक छोटी सी चेकलिस्ट की तरह है। डिजाइन बीच में होना चाहिए, किनारों पर पूरा दिखना चाहिए, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि कहानी का कोई हिस्सा अधूरा न रह जाए। तभी तो लिखी हुई कहानी पढ़ने में अच्छी लगेगी, है ना? और अब सारे धागे जुड़कर एक पूरी कहानी बन चुके हैं। ये कहानी जो अब पढ़े जाने के लिए एकदम तैयार है, एक पब्लिश्ड स्टोरी की तरह। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो इन 5 नियमों में छिपा है: सही क्रम, समानता, संतुलन, सही मटेरियल और रंगों का सही मेल। यही वो बुनियाद है जिस पर एक अच्छी बुनी हुई कहानी टिकी होती है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हर एक धागा, हर एक फैसला उस कहानी का एक हिस्सा है जिसे बुनकर सुनाना चाहता है। हर एक लाइन एक नया वाक्य है जो उस कहानी को धीरे धीरे पूरा करती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हर कपड़ा एक किताब हो। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो स्याही से नहीं बल्कि धागों से लिखी जाती है। और हर कहानी की तरह इसकी भी एक पहली लाइन होती है, एक पहली पंक्ति।
आज हम बस उसी पहली और सबसे जरूरी पंक्ति को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक कपड़ा अपनी कहानी कहता कैसे है, कहाँ से होती है इसकी शुरुआत, है ना? मतलब उस पहली लाइन में ऐसा क्या होता है जो पूरे के पूरे कपड़े का, उसकी पूरी कहानी का भविष्य तय कर देती है? जवाब छुपा है बुनाई की दुनिया के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो पहली पंक्ति, वो पहला कदम, उसे कहते हैं कटाई नियोजन। हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़ा नया लगे, लेकिन यकीन मानिए ये हर उस कपड़े की आत्मा है जिसे हम पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये कटाई नियोजन है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये बुनाई से पहले की प्लानिंग है। मतलब वो प्रोसेस जहां धागों को एक खास तरीके से सेट किया जाता है ताकि वही पैटर्न और डिजाइन बने जो हम चाहते हैं। इसे इंग्लिश में वॉर्प प्लानिंग या ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह सोचना। जी हां, कटाई नियोजन बुनाई का नक्शा है। सोचकर देखिए, क्या बिना नक्शे के कोई मजबूत बिल्डिंग बन सकती है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही बिना सही प्लानिंग के एक अच्छा कपड़ा बन ही नहीं सकता। यह सच में वो पहली लाइन है जो पूरी कहानी का खाका खींच देती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि यह प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, अगर कपड़ा एक कहानी है तो कटाई नियोजन उस कहानी की ग्रामर है, उसका व्याकरण है। ये वो नियम हैं जो कहानी को एक ढांचा देते हैं, एक मतलब देते हैं। ये पक्का करते हैं कि कहानी सिर्फ लिखी ना जाए बल्कि समझ में भी आए और खूबसूरत भी लगे। इसके मोटे मोटे 4 मेन मकसद होते हैं। सबसे पहला तो है कपड़े का सही ढांचा तैयार करना। दूसरा, ये पक्का करना कि डिजाइन में कोई गड़बड़ ना हो, वो बिल्कुल वैसा ही बने जैसा सोचा गया था। तीसरा, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, धागों की वेस्टेज को कम करना ताकि मटेरियल बचे। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, कपड़े की ओवरऑल क्वालिटी और मजबूती को बढ़ाना। और हाँ, ये समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ धागों की कहानियां दूसरों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे ऊनी, रेशमी या फिर सिंथेटिक कपड़े। इनके लिए तो ये प्लानिंग वाला स्टेप और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन नाजुक धागों को संभालने के लिए भाई एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो फिर चलें, देखते हैं कि ये कहानी आखिर लिखी कैसे जाती है। कटाई नियोजन के प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप अपने आप में कहानी लिखने जैसा ही है, जिसमें एक एक धागे को एक एक शब्द की तरह बड़े ध्यान से चुना और सजाया जाता है। तो ये सफर शुरू होता है सही धागों को चुनने से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लेखक अपनी कहानी के लिए सही शब्द चुनता है। फिर धागों की लंबाई और मोटाई तय होती है। इसके बाद आता है पैटर्न के हिसाब से उनका सीक्वेंस सेट करना और फिर डिजाइन के मुताबिक रंगों को प्लान करना, मानो कहानी में इमोशंस भरे जा रहे हों। और आखिर में इन सारे तैयार धागों को एक फ्रेम पर सेट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को वॉर्पिंग कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कहानी की पहली लाइन ही गलत लिख दी जाए? कटाई नियोजन में हुई एक छोटी सी मामूली सी भी गलती के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। मतलब ये आगे होने वाली पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और यहां दांव पर क्या लगा है, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सही प्लानिंग, जिससे बनता है एक मजबूत टिकाऊ कपड़ा जिसका डिजाइन एकदम खूबसूरत और क्लियर होता है। और दूसरी तरफ है गलत प्लानिंग, जिसका नतीजा एक कमजोर डिफेक्ट वाला कपड़ा, बिगड़ा हुआ पैटर्न और धागों की बर्बादी। मतलब पूरी कहानी हिट होगी या फ्लॉप, ये सचमुच इसी पहली लाइन पर टिका होता है। तो मतलब बात एकदम साफ है, कपड़े की फाइनल मजबूती और खूबसूरती बहुत ज्यादा इसी एक स्टेप पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो आर्ट और एक्यूरेसी का एक संगम है। तो इस सब के बाद एक ख्याल आता है, अगली बार जब कोई कपड़ा हाथ में आए, चाहे वो कोई शॉल हो, साड़ी हो या कोई शर्ट, तो क्या अब उसकी पहली लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या उन धागों के सीक्वेंस में, उनके रंगों में बुनी हुई कहानी को महसूस करने की कोशिश करेंगे? शायद हर कपड़े की अपनी एक अनकही दास्तां होती है। आज हम बुनाई की दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। मतलब इसे सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं, बल्कि एक भाषा की तरह समझेंगे। एक ऐसी भाषा जहां हर धागा एक शब्द है और हर कपड़ा एक पूरी कहानी। तो सवाल तो यही है कि आखिर धागे से कोई कहानी लिखता कैसे है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर इसका जवाब बुनाई की कला के ताने बाने में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं।
ठीक है, तो अगर बुनाई को एक भाषा मानना है तो सबसे पहले हमें इसकी ABCD समझनी होगी। मतलब वो क्या चीजें हैं जो एक मामूली से धागे को एक पूरी कहानी में बदल देती हैं। चलिए देखते हैं। असल में बुनाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस दो तरह के धागे होते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे से 90 डिग्री के एंगल पर बुना जाता है। एक सेट सीधा चलता है ऊपर से नीचे और दूसरा आड़ा यानी दाएं से बाएं। कमाल की बात तो ये है कि हमारे आसपास के ज्यादातर कपड़े इसी एक सीधे से सिद्धांत पर बने हैं। और यहीं पर हमारी कहानी लिखने वाली बात सच हो जाती है। ताना यानी वो धागे जो ऊपर से नीचे तक जाते हैं, वो हमारी कहानी का पन्ना है। ये एक तरह से फाउंडेशन है जो सब कुछ अपनी जगह पर थामे रखते हैं। और बाना जो आड़े धागे हैं, वो है हमारी स्याही। यही वो धागा है जो ताने के ऊपर और नीचे से गुजरकर लाइन बाय लाइन उस पन्ने पर असल डिजाइन और पैटर्न को लिखता है। तो अब हमारे पास पन्ना भी है, स्याही भी है, पर एक अच्छी कहानी लिखने के लिए कुछ ग्रामर के नियम भी तो चाहिए, है ना? बुनाई में ये नियम असल में वो लक्ष्य हैं जो एक मजबूत, साफ सुथरा और सुंदर कपड़ा बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ धागों को एक दूसरे पर चढ़ा देना नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक काम है। हर धागे का सही क्रम में होना जरूरी है ताकि पैटर्न पढ़ा जा सके, धुंधला न हो जाए। धागों का तनाव मतलब टेंशन एकदम सही होना चाहिए ताकि कपड़ा मजबूत बने और लंबे समय तक चले। और हाँ, सही रंग और धागे की मोटाई का चुनाव ही तो उस कहानी में जान डालता है। ये सब मिलकर एक ऐसा टेक्स्ट बनाते हैं जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। चलिए, अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो जरा ये भी देख लेते हैं कि ये किताब असल में लिखी कैसे जाती है। हम इस पूरे सफर को समझेंगे, एक खाली पन्ने से लेकर एक छपी छपाई किताब तक। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पन्ना तैयार किया जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाती है, इसके बाद कहानी को एक एक लाइन करके लिखा जाता है और आखिर में तैयार काम को दुनिया के सामने लाया जाता है। चलिए, हर स्टेप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत एक अच्छी नींव से होती है ना? यहाँ ताने के धागों को बहुत सावधानी से गिना जाता है, मापा जाता है और फिर अरेंज किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लेखक अपनी कहानी का पूरा प्लॉट तैयार कर रहा हो या कोई पेंटर अपने कैनवस को। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक बार हमारा पन्ना यानी ताना तैयार हो गया तो उसे करघे पर सेट किया जाता है और ये करघा ही हमारी प्रिंटिंग प्रेस है। इसका काम बहुत सीधा लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये सारे ताने के धागों को एकदम सीधा और तनाव में रखता है ताकि हमारी स्याही यानी बाने का धागा आसानी से उनके बीच से निकल सके। और अब असली लिखने का काम शुरू होता है। स्याही यानी बाने का धागा पन्ने के आर पार गुजरता है, ताने के धागों के कभी ऊपर से तो कभी नीचे से। एक बार में एक लाइन, हर लाइन के साथ कहानी में एक नया जुमला जुड़ता जाता है और हमारा कपड़ा इंच दर इंच धीरे धीरे अपनी शक्ल लेने लगता है। जब पूरी कहानी लिख दी जाती है तो कपड़े को करघे से उतारा जाता है, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब इसे धोया जाता है, प्रेस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक किताब छपने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। उसे बाइंड किया जाता है। ये वो आखिरी टच है जो इस कहानी को दुनिया के लिए तैयार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का इतनी मेहनत का मतलब क्या है? आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, एक अच्छी तरह से बुना गया कपड़ा सिर्फ एक सुंदर चीज नहीं है। इसका एक मकसद है और इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। ये सारी मेहनत और बारीकी इसलिए जरूरी है क्योंकि यही चीज उस कपड़े को उसका कैरेक्टर देती है। यही उसे इतनी मजबूती देती है कि वो शायद पीढ़ियों तक चले। यही पक्का करती है कि बुनकर के दिमाग में जो डिजाइन था वो कपड़े पर हूबहू उतर आए। और अंत में ये एक ऐसा मजबूत कैनवस तैयार करती है जिससे कपड़े भी बन सकते हैं और आर्ट भी। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बुनाई का मतलब ही है धागों को एक सिस्टम में लाना ताकि कुछ ऐसा बने जो सटीक हो, मजबूत हो और खूबसूरत भी। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है और साथ ही अनगिनत नई कहानियों की शुरुआत भी। तो अगली बार जब अपनी कोई पसंदीदा शर्ट देखें या कोई पुराना कंबल हाथ में आए तो एक पल के लिए रुकिएगा। सिर्फ उसका रंग या पैटर्न मत देखिए, जरा नजदीक से उसे महसूस कीजिए। ताना और बाना, पन्ना और स्याही सब नजर आएगा। और फिर जरा सोचिएगा, ये कपड़ा आखिर कौन सी कहानी सुना रहा है।